Hello everyone, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is torts meaning and nature. In this video, I will be talking about the introduction of the torts, meaning of the same, with definition of some well-known scholars. And I will also be explaining certain effects and implementation of tort law in the Indian judicial system. Now without further ado, let's look into the PPT. So as I mentioned earlier, now we will look into the PPT in which the first part will be the torts meaning and nature. Now we will look at the table of contents. पूरा का पूरा PPT 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है. सबसे पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग टॉर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. दूसरा पार्ट रहेगा मीनिंग, कि जहाँ पे काफ़ी सारे वेल नोन जूरिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने टॉर्ट के बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं, वो हम समझेंगे. उसके बाद आते हैं नेचर के ऊपर, कि टॉर्ट काम कैसे करता है या टॉर्ट का मतलब क्या होता है, कि वो किस हिसाब से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करेगा. उसके बाद आते हैं हम लोग केस लॉज के अंदर. यहाँ पे हम लोग जितने भी केस लॉज देखेंगे उसके अंदर इंडिया के जजमेंट्स नहीं हैं. ये पूरा का पूरा फॉरेन कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे सब के सब बाहर के जजमेंट्स रहेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द टर्म टॉर्ट इज द फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड रॉन्ग एंड ऑफ द रोमन लॉ टर्म डेलिसिट. फ्रेंच वर्ड का मतलब जो गलत होता है, ठीक है, और रोमन लॉ का रोमन टर्म का मतलब जो डेलिसिट है, वो दोनों सेम है. इंग्लिश के अंदर रॉन्ग बोले या फिर रोमन के अंदर डेलिसिट बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है, जिसको हम टॉर्ट समझते हैं. उसके अलावा लैटिन टर्म के अंदर टॉर्टम का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और क्रूक्ड और रॉन्ग, एंड इज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द वर्ड रेक्टम विच मीन्स स्ट्रेट. लैटिन वर्ड के अंदर टॉर्टम का मतलब होता है कि कोई बंदा जो सीधी तरीके से सोसाइटी में बिहेव नहीं करता है, जैसा कि इसमें पीछे लिखा हुआ है कि इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द वर्ड रेक्टम, कि जो सीधे लोगों से थोड़ा हट के चलता है या थोड़ा उल्टा चलता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम टॉर्ट मानेंगे. एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, एंड व्हेन वन डेविएट्स फ्रॉम दिस स्ट्रेट पाथ इनटू द क्रूकेड वेज ही हैज़ कमिटेड अ टॉर्ट. यहाँ पे इस हिसाब से लिखा गया है कि पर्टिकुलर कोई बंदा अगर अपने सही रास्ते से हटके कुछ काम करता है, तो उस चीज़ को हम टॉर्ट मानेंगे. हेंस टॉर्ट इज अ कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड और क्रूक्ड एंड नॉट स्ट्रेट. एज अ टेक्निकल टर्म ऑफ इंग्लिश लॉ, टॉर्ट हैज acquired a special meaning as to species of civil wrong, civil injury or wrong. It was introduced into English law by Norman jurist. ये पर्टिकुलर चीज़ को नॉर्मन जूरिस्ट के अंदर इंग्लिश लॉ के अंदर एम्बेडेड किया गया था. इसके लिए स्टार्टिंग से कोई प्रैक्टिस नहीं थी, या तो कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दी नहीं गई है. ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट्स और नॉर्म्स के ऊपर पूरा का पूरा डिसाइडेड है. उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर. इन इंडिया अ टॉर्ट रिफर्स टू अ सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर रिजल्टिंग इन हार्म, इंजरी और डैमेज. Torts are primarily governed by common law principles and judicial precedents, supplemented by statutory provisions of such as Indian Penal Code 1860 and Motor Vehicle Act 1988. जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहीं पर डिफाइंड नहीं है, ये कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है. जिस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या सिविल प्रोसीजर कोड 1908 हो गया, इस हिसाब से ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम टॉर्ट मानेंगे, इसमें इतने सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स हैं या तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ये पूरा का पूरा लॉ एक कंसेप्ट्स के ऊपर बना हुआ है. कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है कि जहाँ कहीं पे भी लॉ नहीं है, या फिर जिस चीज़ को हम लैक्यूना ऑफ लॉ बोलते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लॉ नहीं है, तो उस चीज़ को आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से रेमेडिएट कीजिए, या तो फिर उस चीज़ को रेस्टिट्यूट कीजिए, या फिर उसके ऊपर कोई जजमेंट दीजिए. पूरा का पूरा टॉर्ट लॉ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. नीचे लिखा है अनलाइक क्रिमिनल लॉ विच फोकसेस ऑन पनिशिंग ऑफेंडर्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, टॉर्ट लॉ सेंटर्स अराउंड कॉम्पनसेटिंग विक्टिम्स फॉर द हार्म दे हैव सफर्ड ड्यू टू द एक्शंस और ओमिशंस ऑफ अदर्स. जैसे कि हमारे क्रिमिनल लॉ में कैसा रहता है कि कोई भी बंदा ऑफेंस करता है, जैसे कि कोई भी बंदे ने मर्डर का ऑफेंस किया, तो उसको मर्डर के लिए सज़ा मिलेगी, उसको कॉम्पनसेशन पे नहीं करना है.
वेरएस टॉर्ट के अंदर कैसा होता है कि सपोजिवली कोई बंदे ने लाइबल या स्लैंडर का ऑफेंस किया है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ डेफेमेशन है, जैसे कि हमारे सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के अंदर दे रखा है। बट यहाँ पे उस बंदे को खाली कॉम्पनसेट करना रहेगा प्लेंटिफ को, ना कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं मीनिंग के ऊपर। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग लेते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 की, जिसके सेक्शन 2M के अंदर लिखा हुआ है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये दोनों वर्ड्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट काफ़ी बार रिपीट होंगे। इस चीज़ से ये टॉर्ट को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि हर वो सिविल रॉन्ग गलत है कि जिसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं सर जॉन विलियम सैलमन के पास। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे सर सैलमन ने कैसा बोला है कि कोई भी ऐसा एक्शन कि जिसके अंदर कोई भी गलत काम की वजह से अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का यूज़ हुआ हो। अभी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कैसा रहता है कि सपोजिवली मेरे लिए मेरी कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैं मेरी कार को एक इंसान की तरह मानता हूँ। अभी कोई बंदा उसके साथ आके कोई छेड़खानी करे या कोई खरोच मार दे तो वो पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए बहुत ख़राब है। बट ये सब चीज़ें सबके लिए अलग होती हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को कोई और चीज़ पसंद है, सबका लगाव हर एक चीज़ से अलग अलग रहता है। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो भी होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट जज खुद डिसाइड करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर डैमेज कितना रहेगा। इसके बारे में हम आगे केस लॉस भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पर्सी हेनरी विलफील्ड, जो कि एक लीगल स्कॉलर थे। उन्होंने ऐसा बोला था, टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is readdressable by an action for unliquidated damages. इन्होंने भी unliquidated damages के बारे में बात करी है और इन्होंने भी यही बोला है कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा फिक्स की गई हो, उस चीज़ को कोई अगर बंदा ब्रीच करता है तो उस चीज़ को रीएड्रेस करने के लिए उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। फिर आते हैं सर फ्रेडरिक पॉलॉक। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन सिविल रॉन्ग्स इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द रूल्स गवर्निंग मैनी स्पीशीज ऑफ लायबिलिटीज विच, ऑल्दो देयर सब्जेक्ट मैटर इज वाइड एंड वेरिड, हैव अ सर्टेन ब्रॉड फीचर्स इन कॉमन, आर एनफोर्स्ड बाय द सेम काइंड ऑफ लीगल प्रोसेस एंड आर सब्जेक्ट टू सिमिलर एक्सेप्शंस। इन्होंने भी यही बोला है। इन्होंने यहाँ पे सिविल रॉन्ग्स के बारे में बात की है कि जो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ने सेट की हुई है और उस चीज़ को ब्रॉड एंड अंडरस्टैंडिंग में लेके रखा गया है, उस चीज़ के अगेंस्ट में कुछ गलत होता है तो वो एक टॉर्ट है। फ्रेजर ने क्या बोला है कि इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट टू कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फ्रेजर की डेफिनेशन के हम लोग ये वर्ड पे फोकस ज़्यादा करेंगे, राइट इन रेम। टॉर्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल रॉन्ग है। जैसे कि कल उठ के कोई बंदा मुझे आके धमकी देके जाता है कि मैं आपको मारूंगा, तो ये असॉल्ट का ऑफेंस किया जो कि टॉर्ट के अंदर आता है। ये पर्टिकुलर चीज़ उसने खाली मेरे सामने की है, इस चीज़ का हमारे समाज के ऊपर या हमारे सोसाइटी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं। तो जैसा कि फ्रेजर ने बोला कि इट इज़ अ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे ये चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राइट इन रैम वर्ड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब होता है कि जो भी ऐसा राइट जो हमें पूरी दुनिया के सामने अवेलेबल है, बट उस चीज़ के अंदर कोई भी एक जनरल राइट को एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने इन्फ्रिंज किया है तो उसके सामने वो कॉम्पनसेशन देगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर जो कि है हमारा नेचर। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि टॉर्ट जो है काफ़ी सारे लॉ से डिफरेंट तो है, बट उस चीज़ को डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा करेंगे। नीचे दिए हुए 4 टॉपिक्स हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इज टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टॉर्ट एंड क्राइम के ऊपर। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट इन टॉर्ट देयर इज अ सिविल रॉन्ग
whereas in the crime there is a criminal prosecution. Wherever a civil wrong word has been used, we shall understand that it is talking about a civil suit, whereas in the crime it is about the criminal prosecution. टॉर्ट के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ एक प्राइवेट रॉन्ग है, whereas क्राइम के अंदर वो चीज़ एक पब्लिकली रॉन्ग है कि कल उठ के हमारे सोसाइटी में कोई भी ऑफेंस हुआ तो वो पर्टिकुलर चीज़ पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करते अदर देन इफेक्टिंग वन पर्सन. फिर रेमेडीज़ के अंदर में टॉर्ट के अंदर जिस बंदे ने भी किसी का राइट इन्फ्रिंज किया है वो कॉम्पनसेशन पे करेगा, वेरएस क्राइम के अंदर उस बंदे को ट्रायल के अंदर रखा जाएगा. फिर अगर ट्रायल के बाद प्रूव होता है कि ही इज़ गिल्टी तो ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स. टॉर्ट के अंदर जो बंदा केस फाइल करता है उसका नाम प्लेंटिफ होता है. क्राइम के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी केस फाइल करता है उनको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं. फिर आ जाते हैं टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. टॉर्ट के अंदर जो कोई भी ड्यूटीज़ हैं वो बाय लॉ इम्पोज्ड करी जाती हैं, whereas इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी ड्यूटीज़ कोई एक बंदा या 2 लोग या 3 लोग फॉलो करने वाले हैं, दैट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नेगोशिएटेड एंड म्यूचुअली अग्रीड. whereas इन टॉर्ट कोई भी टाइप की प्रीविटी की ज़रूरत नहीं रहती है. प्रीविटी का मतलब क्या होता है कि 2 पार्टीज़ को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि लेसर एंड लीजी, टेनेंट, लैंडलॉर्ड. ये पर्टिकुलर चीज़ हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम प्रीविटी बोलते हैं. whereas टॉर्ट के अंदर अनलेस एंड अनटिल कोई ऑफेंस नहीं होता है तो हमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद आ जाते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है लिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब यही होता है कि वो पर्टिकुलर डैमेज जो चीज़ के अंदर हुआ है या उसके ऊपर हुआ है वो जज खुद डिसाइड करेंगे कि भाई इतना नुकसान हुआ है. whereas इन लिक्विडेटेड डैमेजेस वो पर्टिकुलर चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू सो एंड सो 1 लाख रुपीज़ है या 2 लाख रुपीज़ है, अगर उसका डैमेज होता है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा. whereas इन टॉर्ट वो पर्टिकुलर अमाउंट जो भी होती है वो जज खुद डिसाइड करेंगे. उसके बाद आते हैं टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले आते हैं, उसके अंदर लिखा है कि डैमेजेस आर नॉट फिक्स्ड इन टॉर्ट लॉ ऑल्सो नॉन एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. जो हमने पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि उसमें डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते हैं. डैमेजेस टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट इटसेल्फ. वहाँ पे कोर्ट ने पहले से ही बोल दिया होता है कि आपको इतना डैमेजेस पे करना रहेगा. सेकेंडली, ड्यूटी इज इम्पोज्ड टूवर्ड ऑल पीपल जनरली एंड नॉट टू अ डेफिनेट पर्सन. यहाँ पे जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सभी के ऊपर इम्पोज करी जाती हैं. या अगर यहाँ पे किसी ने बोला है कि आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं लिखना है, अल्टीमेटली आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको लाइबल, स्लैंडर जैसे ऑफेंसेस नहीं करने हैं, तो वो सबके ऊपर लागू किया जाएगा. whereas क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी पर्टिकुलर उसके अंदर जिस चीज़ को इंक्लूड किया गया है उन सभी के ऊपर ही ड्यूटीज़ इम्पोज की जाएंगी. उसके बाद आते हैं टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. टॉर्ट के अंदर वंस अगेन यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात की है, whereas इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जितना भी डैमेज होता है वो लिक्विडेटेड है. जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल ले लें तो सपोजिवली मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी थी और मुझे बोला गया था कि जैसे ही मेरे बच्चे 18 साल से ऊपर के हो जाएं आप ये प्रॉपर्टी उनको हैंड ओवर कर देना. वो उनके बच्चे 18 साल के ऊपर हो गए लेकिन फिर भी मैंने वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं करी. तो ये एग्जाम्पल हुआ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, जिसके अंदर वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू मेंशन की गई है. द लॉ ऑफ टॉर्ट वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ. ठीक है, तो पर्टिकुलर जो भी लॉ ऑफ टॉर्ट हम जो बोलते हैं वो कॉमन लॉ का पार्ट है. whereas ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड बाय कोर्ट्स देमसेल्फ. उसके बाद ये एक ऑफेंस बना और उसके बाद हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको एम्बेड किया गया. टॉर्ट इज पार्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. ये पर्टिकुलर टॉर्ट जो है वो हल्का सा रिलेटेबल है टू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. whereas ट्रस्ट जो है वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट है. आप कोई भी ट्रांजैक्शन देख लीजिए, लैंड का देख लीजिए, एग्रीकल्चरल लैंड का देख लीजिए या फिर कोई भी बिल्डिंग का देख लीजिए, उसमें हर जगह पे ट्रस्ट, गुड फेथ, ये सब वर्ड का मेंशन किया ही होगा. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं केस लॉज के ऊपर.
ठीक है, यहाँ पे 5 केस लॉ के नाम लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज एशबी वर्सेस वाइट, सेकंड इज रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, थर्ड इज ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, फोर्थ इज डॉनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, फिफ्थ इज वॉगन वर्सेस स्टाफ वेल रेलवे कंपनी. सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग एशबी वर्सेस वाइट के अंदर. इन दिस केस द प्लेंटिफ वॉज wrongfully prevented from exercise his right to vote by the defendant, namingly White, who was a returning officer in the parliamentary election. यहाँ पे एशबी जो है वो वोट करने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पे वाइट नाम का एक बंदा जो एक इलेक्शन ऑफिसर है उनको फॉर सम रीज़न इलेक्शन या फिर वो वोट डालने के लिए नहीं देता है. ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर एशबी को टेक्निकली जिस पार्टी को जिताना था उसको एक एक्स पार्टी को वोट करना था, उन्होंने वो एक्स पार्टी को वोट डालने नहीं दिया, बट फिर भी वो एक्स पार्टी जीत गई. ठीक है, तो टेक्निकली एशबी को तो कोई हिसाब से नुकसान तो हुआ नहीं था, बट यहाँ पे उनका लीगल राइट वायोलेट हुआ था. इस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे डैमनम सिने इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजरी. इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो अलग से देंगे आपको, जो कि हमारी वेबसाइट है जुडिशियल ड्रीम, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा. साथ ही साथ वही वेबसाइट के अंदर आपको इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर एंड एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे. उसके बाद आते हैं रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर. तो इसके अंदर फ्लेचर जो है वो एक कोल माइन चला रहे थे लीज के अंदर. उनके बाजू वाले या फिर नेबरिंग लैंड के अंदर रेनल्ड्स ने एक वाटर रिजर्वोयर मतलब बनाने के लिए खड्डा खोदना शुरू किया. अब जैसे ही वो खड्डा पानी से अच्छा खासा भर गया तो वो जो वर्टिकल शाफ्ट जो होते हैं वो टूट गए और नीचे की तरफ पूरा का पूरा पानी जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ जो था फ्लेचर उसके माइन के अंदर पूरा का पूरा पानी भर गया और वो माइन के अंदर काम नहीं कर पाया. ये पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल फर्स्ट टाइम लेट डाउन किया गया था, कि जिसके अंदर बोला गया था कि प्लेंटिफ को कोई भी हिसाब से नेग्लिजेंस प्रूव करने की रिक्वायर्ड नहीं है. फिर यहाँ बाद में ऐसा भी लिखा है कि लैक ऑफ केयर और रॉन्गफुल इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट फॉर एस्केप ऑफ समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. कि कोई भी ऐसी चीज़ कि भले ही वो आपकी खुद की लैंड क्यों ना हो या तो फिर आपने लीज पे ले रखी हो, लेकिन उस चीज़ की वजह से आप उस पर जो भी काम करते हो उससे आजू बाजू के लोगों को नुकसान होता है, तो वो आप नहीं कर सकते. उसके बाद आते हैं ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस. यहाँ पे डिफेंडेंट जो कि उन्होंने अपने सामने वाले स्कूल के ऊपर केस किया गया था, जो कि इस केस के अंदर पर्टिकुलरली प्लेंटिफ है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि उस वजह से प्लेंटिफ को अपनी फीस कम करनी पड़ी. ठीक है, और उसके पास उस लॉस से बाहर आने के लिए और कोई रास्ता नहीं था. तो यहाँ पे भी डैमेज विदाउट इंजरी या तो फिर डैमनम सिने इंजुरिया कंसेप्ट का यूज़ किया गया. यहाँ पे दोनों स्कूल्स बाजू बाजू में थे, बिकॉज जो दूसरा नया स्कूल खुला उन्होंने फीस कम रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको कम करनी पड़ी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपको डैमेजेस मिलेंगे. अभी यहाँ पे जस्टिस हैंकर ने भी एक एग्जांपल दे रखा है कि सपोजिवली मेरे पास खुद की एक मिल है और मेरे बाजू में कोई बंदा मिल खड़ी कर रहा है, उस वजह से जो मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके लिए मुझे कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेंगे. बट हाँ, अगर वो बंदा मेरा वाटर सप्लाई या तो फिर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो ही मुझे डैमेजेस मिलेंगे, अदरवाइज मुझे डैमेजेस नहीं मिलेंगे. उसके बाद आते हैं डॉनॉग वर्सेस स्टीवेंसन के अंदर. तो यहाँ पे डॉनॉग ने एक जिंजर बियर बॉटल खरीदी थी बाय हर फ्रेंड, जिसके अंदर एक स्नेल, एक इंसेक्ट की डेड बॉडी मिली थी. तो पर्टिकुलर प्लेंटिफ जो है हमारे डॉनॉग, उन्होंने स्टीवेंसन के सामने केस फाइल किया और डैमेजेस रिकवर करें. द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द बॉटल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द प्लेंटिफ. ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते भी हैं कि जहाँ पे बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या उनकी गलतियों की वजह से कस्टमर्स को नुकसान भुगतना पड़ता है, उसके सामने आप केस फाइल कर सकते हैं. फिर आते हैं वॉगन वर्सेस स्टाफ वेल रेलवे कंपनी. ये पर्टिकुलर केस के अंदर रिस्पोंडेंट की रेल कंपनी की एक ट्रेन जा रही है, उसके बाजू में ही रिस्पोंडेंट ने एक जगह ले रखी थी और जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी थी. बिकॉज वहाँ पे वो पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक पे एक फ्रिक्शन हुआ कि जिस वजह से थोड़े बहुत आके छींटे निकले और उस चीज़ की वजह से अपेलेंट के जितने भी लकड़ी के टुकड़े थे वो सब जल गए.
यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला कि रेलवे कंपनी लायबल नहीं है बिकॉज उन्होंने हर वो चीज़ करी थी पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए कि वो स्पार्क्स ना हो। उसके साथ साथ वॉगन जो थे हमारे अपेलेंट, उन्होंने ऐसा कुछ भी ऐसा सेफ्टी मेजर नहीं लिया था कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर अगर आग लगे तो उसको रोका कैसे जा सके या उसको आगे कैसे ना बढ़ने दें। ये सब कंसेप्ट भी हम लोग आगे देखेंगे। उसका नाम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। जब आप वॉलंटरीली खुद इंजरी करने वाला काम कर रहे हो तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जुडिशियल ड्रीम के अंदर, ठीक है। एंड आप वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर एंड आपको एक MCQ का लिस्ट भी मिल जाएगा जिससे आप एक मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल।